हेलो, मैं डॉक्टर अमृता दुर्गे, पीडियाट्रिशियन और लैक्टेशन कंसल्टेंट तथा स्तनपान मार्गदर्शक। आज ठाणे एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की तरफ से मैं और डॉक्टर नेहा भिसे, पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, और मिस श्रुति बेडेकर आपके साथ ब्रेस्ट फीडिंग के कुछ मार्गदर्शक तत्वों का डिस्कशन करेंगे। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2025 की थीम है प्रायोरिटाइज ब्रेस्ट फीडिंग, क्रिएट सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम, यानी ब्रेस्ट फीडिंग को उसका अहम महत्व प्रदान करें और एक माँ को निरंतर ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए सपोर्ट सिस्टम तैयार करें। आइए देखते हैं। Hello everyone, Namaste. My name is Dr. Neha Bhise and I'm a pediatrician and a pediatric endocrinologist. Today I'm going to talk to you about the mechanism of breastfeeding या तो स्तनपान का mechanism. सबसे पहले हम जानेंगे कि स्तन में कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टार्टिंग विद द मिल्क ग्लैंड्स या तो दूध की ग्रंथियाँ जो दूध बनाती हैं और स्टोर करती हैं। ये तरुणाई में ही फॉर्म करना शुरू कर देती हैं और जैसे ही लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है वो फंक्शनल हो जाती है। उसके बाद आता है नलिकाएं जो दूध ग्रंथि से लेकर निपल तक पहुंचा देती है, और घेरा और निपल जिनमें सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स होते हैं, जैसे ही बच्चा लैच ऑन कर जाता है मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि मिल्क प्रोडक्शन 16 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से ही शुरू हो जाता है। यस, यू हर्ड दैट राइट। 16वें हफ्ते की प्रेगनेंसी से ही मिल्क प्रोडक्शन करना शुरू कर जाता है। तो जैसे आपने नोटिस किया होगा, जैसे ही प्रेगनेंसी एडवांस हो रही है, आपके ब्रेस्ट साइज बड़े हो रहे हैं, आपका घेरा और निपल डार्कर हो रहा है। दिस इज़ योर बॉडी ट्राइंग टू प्रिपेयर यू फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, बच्चा लैच ऑन कर जाता है इन द करेक्ट पोजिशन, 2 हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं ब्रेन में, जिनका नाम है प्रोलैक्टिन जो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और ऑक्सीटोसिन जो मिल्क लेट डाउन या तो दूध बच्चे को मिलने में मदद करता है। जैसे ही हम बोलते हैं कि फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग मतलब एवरी 2 to 3 आवर्स अगर आप छाती में लगाएंगे, जल्दी से जल्दी विद इन वन गोल्डन आवर ऑफ बर्थ आप आपके बच्चे को छाती पे लगाएंगे, और जितना ब्रेस्ट फीड करेंगे उतने वो 2 हार्मोन स्टिमुलेट होकर दूध मिल्क का प्रोडक्शन आना शुरू हो जाएगा। सो द इम्पॉर्टेंट मैसेज हियर इज़ कि कोई भी मदर फीड कर सकती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रेस्ट साइज एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द निपल साइज। WHO recommend करता है exclusive breastfeeding for the first 6 months of life, and the mother can feed as long as the child turns 2 years of age. Yes, that is absolutely true. So today my take home message for you is that perseverance is key. जैसे ही आपको कंफर्टेबल लगे, जितना आपको कंफर्टेबल लगे, आप बच्चे को छाती पे लगाइए। एवरी 2 to 3 आवर्स इज़ व्हाट वी रेकमेंड। स्किन टू स्किन दीजिए बच्चे को, और आपको अगर लगे कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है तो यू कैन रीच आउट टू योर नियरेस्ट लैक्टेशन कंसल्टेंट और योर नियरेस्ट पीडियाट्रिशियन एंड वी विल हेल्प यू। गुड लक ऑन योर ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी एंड ऑल द बेस्ट। नमस्ते। Namaskar. Myself Shruti Anand Bedekar. I am a lactation consultant and pediatric nutritionist at Dr. Bedekar Hospital. आज हम देखेंगे ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे को और माँ को मिलने वाले बेनिफिट्स। माँ का दूध बच्चे के लिए पूरक आहार है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार फर्स्ट 6 मंथ्स पूरे होने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध मतलब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देना जरूरी है। 6 महीने पूरे होने के बाद बच्चे को सही पूरक आहार देना जरूरी है, और उसके साथ कम से कम 2 साल पूरे होने तक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग शुरू रखना जरूरी है। अभी हम देखेंगे ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे को मिलने वाले बेनिफिट्स। ब्रेस्ट मिल्क में बच्चे के विकास के लिए जरूरी सभी न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व उचित प्रमाण में रहते हैं। माँ का दूध इजीली डाइजेस्ट होता है। माँ के दूध में होने वाले सभी न्यूट्रिएंट जैसे कि प्रोटीन, फैट्स बच्चा इजीली डाइजेस्ट कर पाता है। ब्रेस्ट मिल्क डायरेक्टली माँ से बच्चे को मिलता है, उससे कंटामिनेशन होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ब्रेस्ट मिल्क जर्म फ्री यानी कि जंतु रहित होता है। माँ के दूध में एंटीबॉडीज रहते हैं, इससे बच्चे की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है और बच्चे का बहुत सारी बीमारियों से बचाव होता है। ब्रेस्ट मिल्क उचित तापमान मतलब राइट टेम्परेचर में रहता है। ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे का बौद्धिक और मानसिक क्षमता का विकास सर्वोत्तम होता है। बच्चे को अस्थमा,
और अन्य एलर्जी से संरक्षण मिलता है। इससे अलावा फ्यूचर में ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां कम होने की संभावना होती है। और सबसे महत्वपूर्ण, माँ और बच्चे में एक अटूट प्यार का रिश्ता बन जाता है। अभी हम देखेंगे ब्रेस्ट फीडिंग से माँ को मिलने वाले बेनिफिट्स। ब्रेस्ट फीडिंग करने से गर्भाशय यानी कि यूट्रस संकुचित होकर पूर्ववत होने में मदद होती है। डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग यानी कि रक्तस्राव कम होता है। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही आसान है और माँ को कौन सी भी पूर्व तैयारी करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही कन्वीनियंट है और इसको कोई भी अतिरिक्त खर्चा नहीं आता है। सो माँ के लिए ये बहुत ही आसान है। ब्रेस्ट फीडिंग करने से माँ प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ा हुआ अतिरिक्त वजन इजीली कम कर पाती है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग प्रोड्यूस करने के लिए माँ की लगभग 500 कैलोरीज खर्च होती है। हाँ, लेकिन माँ ने उचित आहार और हल्का व्यायाम करना जरूरी है। इससे अलावा माँ को ब्रेस्ट, ओवरियन एंड यूटेराइन कैंसर होने की संभावना भी कम होती है। अब हम देखेंगे डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग की शुरुआत कब होनी चाहिए। डिलीवरी के बाद यदि नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन, बच्चे को तुरंत ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले घंटे में बच्चा सतर्क यानी कि अलर्ट रहता है। इसके लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही आसान हो जाता है। शुरुआत में लगभग पहले 3 दिन माँ को दूध कम होता है। इसको कोलेस्ट्रॉम मिल्क यानी कि चीक दूध कहते हैं। कोलेस्ट्रॉम कम मात्रा में रहता है, लेकिन बच्चे को मिलना बहुत जरूरी है। कोलेस्ट्रॉम से बच्चे का इन्फेक्शन से बचाव होता है। इसमें रोग प्रतिकारक शक्ति रहती है, यानी कि ये एंटीबॉडीज रिच होता है। कोलेस्ट्रॉम को बच्चे का पहला वैक्सीन कहा जाता है। इसमें विटामिन ए एंड के ज्यादा मात्रा में रहते हैं। कोलेस्ट्रॉम बच्चे को ज्यादा मात्रा में यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में मिलने के लिए माँ ने बच्चे को पहले 3 दिन फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हर माँ के मन में सवाल रहता है कि मेरा दूध सफिशिएंट है या नहीं, ये मुझे कैसे समझेगा। जब बच्चा 24 घंटे सिर्फ माँ का दूध यानी कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ले रहा है और 24 घंटे में माँ बच्चे को 8 से 10 बार ब्रेस्ट फीड कर रही है और 24 घंटे में बच्चा 6 से 7 बार पेशाब यानी कि यूरिन पास कर रहा है, मतलब बच्चे को माँ का दूध सफिशिएंट हो रहा है। ये माँ को हर दिन पता चलेगा। दूसरा है बच्चे का वजन। जब भी बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ले रहा है तो बच्चे का हर महीने कम से कम 500 ग्राम वजन बढ़ना जरूरी है। तो बच्चे का वजन मॉनिटर करने के लिए माँ को पीडियाट्रिशियन से फॉलोअप लेना जरूरी है। आइए अब बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग की कुछ कॉमन पोजीशंस की। सबसे पहले आती है रिक्लाइंड या लेड बैक पोजीशन। नॉर्मल डिलीवरी के बाद तुरंत ही या सिजेरियन सेक्शन के बाद अधिकतर 1 घंटे के भीतर ही बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए लगाना चाहिए। स्वाभाविक है, इसमें माँ लेटी हुई रहती है। बच्चे को माँ के छाती और पेट पर पेट के बल लिटाया जाता है। गर्दन को एक तरफ मोड़कर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सपोर्ट किया जाता है। इसमें बच्चा माँ के साथ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में होता है और इसी वजह से प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन इन ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्टिव हार्मोन्स की मात्रा में बढ़ावा होता है। यह पोजीशन बच्चे को सबसे नेचुरल तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग करने में काफ़ी मददगार होती है। दूसरी और तीसरी पोजीशन जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, क्रेडल होल्ड और मॉडिफाइड क्रेडल होल्ड, ये काफ़ी जाने मानी पद्धति है। चौथी पोजीशन है फुटबॉल होल्ड। इसमें माँ बच्चे को एक फुटबॉल की तरह अपने बगल में पकड़कर ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है। सिजेरियन सेक्शन हुई माँ अगर टाँकों की दर्द की वजह से सामने से बच्चे को ना पकड़ पाए या जुड़वा बच्चों की माँ जो दोनों बच्चों को साथ ही साथ में ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहे, इस पद्धति
का अवलंब कर सकते हैं। 5वीं पोजीशन है साइड लाइन पोजीशन। इसमें माँ एक तरफ लेटकर और बच्चे को अपने स्तन के सामने लिटाकर ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है। अगेन सिजेरियन सेक्शन हुई माँ या थकान से बहुत चूर माँ इस पद्धति का अवलंब कर सकती है। हर माँ और बच्चे के लिए वह पोजीशन सबसे यशस्वी है जो दोनों को कंफर्टेबल रखे और सहजता और डीप लैच के साथ ब्रेस्ट फीडिंग करने में मदद करे है। डीप लैच, लैचिंग का मतलब है बच्चे ने मुंह खोलकर माँ के निपल और एरियोला का भाग मुंह में पकड़कर दूध पीना। डीप लैच का मतलब होता है एरियोला का अधिकतम भाग बच्चे के मुंह में पहुँचना और इसलिए बच्चे ने निपल पे ना सक करते हुए एरियोला पे जीभ के मदद से सक करना। डीप लैच ये यशस्वी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बहुत अहम स्टेप माना जाता है और इसीलिए इसके कुछ नुस्खे ज़रूर याद रखें। अपने कंफर्टेबल पोजीशन का अवलंब करें, बच्चे को अपने स्तन की तरफ मोड़ लें, बच्चे का मुंह बड़ा वी जैसा खुला होना चाहिए, बच्चे ने अधिकतम एरियोला निपल संवेद मुंह के अंदर लेना चाहिए, बच्चे के दोनों होठ बाहर की तरफ मुड़े हुए होने चाहिए, बच्चे की जो चिन या ठोड़ी है वो माँ के ब्रेस्ट से सटी हुई होनी चाहिए। आइए अब देखते हैं ब्रेस्ट फीडिंग में आने वाली कुछ कॉमन मुश्किलें। सबसे पहले शुरुआती दिनों में बहुत कम दूध आना, सप्लाई कम होना, बूंदों में दूध स्रवना। हम जानते हैं कोलोस्ट्रॉल जो अर्ली मिल्क है वो बहुत कम मात्रा में स्रवता है क्योंकि बच्चे की भूख कम होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे के पेट की साइज़ ही बहुत छोटी होती है, लगभग एक सुपारी की तरह, और इसीलिए 5 से 7 ml या ज़्यादा से ज़्यादा 10 ml तक दूध भी बच्चे के लिए पर्याप्त होता है। आगे चलकर जब माँ हर 2 से 3 घंटे में बच्चे को दूध पिलाती है और दिन और रात मिलकर कम से कम 8 से 10 बार दूध पिलाती है, तब प्रोलैक्टिन हार्मोन का एक पॉजिटिव हार्मोनल फीडबैक साइकिल बनता जाता है और दूध की मात्रा नैसर्गिक रूप बढ़ते जाती है। अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जन्म के तुरंत बाद बच्चा लगभग 1.5 से 2 घंटे के लिए काफ़ी अलर्ट और सावधान होता है और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बहुत उत्सुक भी। ऑल्सो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन इन दोनों ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्टिव हार्मोन्स की सेंसिटिविटी चरम सीमा पर होती है। कई बार माँ कम दूध होने के डर की वजह से या भ्रम की वजह से अपने बच्चे को इस दौरान ऊपरी दूध पिला देती है। इससे बच्चे की भूख मिट जाती है और बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग के लिए उत्सुक नहीं रहता। इसीलिए ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कम होने का ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। आगे चलकर मुश्किलें आती है लैचिंग में, जब सही पोजीशन समझना है या माँ का निपल थोड़ा फ्लैट या अंदर की तरफ धंसा हुआ हो। डीप लैचिंग के हमारे नुस्खे याद रखें और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए डीप लैचिंग का अवलंब करें। अगर बच्चा डीप लैचिंग ना कर पाए और ऊपरी लैचिंग करे तो बच्चा अपने जीभ से दूध ना खींचते हुए निपल पे अपने मसूड़ों से और होठों से दूध खींचने की कोशिश करता है। इसकी वजह से माँ के निपल को काफ़ी चोट आती है, निपल क्रैक होना, फटना, ब्लीडिंग होना और बहुत दर्द होना, ये तकलीफ़ें हो सकती है। इसमें डीप लैचिंग का प्रयोग अवश्य शुरू रखें और पीडियाट्रिशियन और लैक्टेशन कंसल्टेंट की सहायता ज़रूर लें। आगे चलकर कई बार माँ को एहसास होता है कि बच्चा काफ़ी देर तक और बहुत फ्रीक्वेंटली दूध मांगते रहता है। शुरुआती कुछ दिनों में ये बिल्कुल स्वाभाविक है। इनफैक्ट जितनी बार दूध पिलाएं उतना ही हार्मोनल पॉजिटिव फीडबैक लूप एस्टेब्लिश होने में मदद होती है और आने वाले कुछ ही दिन या हफ्तों में फुल्ली ब्रेस्ट फीडिंग एस्टेब्लिश हो जाता है। इसलिए बेझिझक और विश्वास से अपने बच्चे को जितनी बार चाहे और जितनी देर तक चाहे दूध पिलाइए। आगे चलकर जब ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई बढ़ता जाता है, हालांकि ब्रेस्ट पूरी तरह से खाली ना हो तो अंदर अटका पड़ा दूध माँ के ब्रेस्ट को कड़क करना, सूजन देना, दर्द देना ये कर सकता है। इसे कहते हैं ब्रेस्ट एंगॉशमेंट। कई माँओं को इस दौरान बुखार भी आता है। सबसे पहली बात डीप लैचिंग करवाना और फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट फीडिंग करवाना, इसके साथ साथ ही जेंटल मसाज करना, बर्फ़ से सेकना, अपने हाथों से या ब्रेस्ट मिल्क पंप की मदद से दूध समय समय पर निकालना, ये एंगॉशमेंट से राहत दे सकता है। इसके बावजूद 24 घंटे से ज़्यादा अगर दूध पिलाने में दर्द हो रहा हो तो हमेशा पीडियाट्रिशियन या लैक्टेशन कंसल्टेंट की सहायता लें। याद रखें, नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग कभी भी दर्ददायक नहीं होता है, इसलिए हमेशा इन चीज़ों पे ध्यान रखें।
कुछ कम प्रतिशत बच्चों में इन सब कोशिशों के बावजूद लैचिंग मुश्किल हो सकता है या दर्द दे सकता है। इनमें उनके मुंह के अंदर मतलब होठ या जीभ जकड़े हुए रहना यानी लिप टाई या टंग टाई की शिकायत हो सकती है। ऐसी आशंका पर ज़रूर अपने पीडियाट्रिशियन और लैक्टेशन कंसल्टेंट की सहायता लें। हम आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपकी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में आपको मददगार साबित हो। धन्यवाद।